नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किए वादे पर एक और वादे पर खरे नहीं उतर पाए और उनकी एक नई विफलता अभी फिर सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में सांप्रदायिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था लाल किले की प्राचीर से 2014 15 अगस्त जब उन्होंने भाषण दिया था पहली बार बतौर प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ये कहा था कि अब हमको ये सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, जाति के झगड़े, धर्म के झगड़े, इन सब से ऊपर उठकर एक नए भारत का निर्माण करना है। ऐसी बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी और उसके बाद अलग अलग मंचों से वो इस बात को दोहराते रहे, कहते रहे कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये नफरत जो फैल रही है समाज में उसको खत्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ऐसी बातें तो करते रहे, लेकिन भीतर भीतर उनके शासन में ऐसे ही शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता रहा जो जितना ज्यादा सांप्रदायिक जहर, नफरत फैला सकती हैं, उतना ज्यादा उनको फैलाने की छूट मिली। और इसी को शायद राहुल गांधी ने ये कहा कि आपने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया और उसमें चिंगारी लगने की देर है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जब ये बात कही थी तो उन पर बहुत सारे सवाल उठे और उन पर आरोप लगा कि आप देश का नाम खराब कर रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर आप भारत की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन भारत का जो सच है उसको देखने की जहमत नहीं उठाई मोदी सरकार ने, न खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो बस ये दावे करते रहे कि वो सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, अपने वो जो मन की बात करते रहे, चाहे वो कहीं भाषण देते रहे, हर जगह उन्होंने ये बताया कि मैं किस तरह से अमन, चैन, शांति देश में कायम कर रहा हूं और किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं और वो सभी धर्मों को बराबर का महत्व देते हैं, ऐसा दावा उनका होता रहा। लेकिन जो कुछ नजारा हम देख रहे हैं, जिस तरह से संसद में उन्होंने जो संसद का नया भवन बना तब सारे पंडितों को बुलाकर जिस तरीके से उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा उसका उद्घाटन करवाया, या वो राम मंदिर के उद्घाटन में खुद जजमान बन गए, जबकि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें संवैधानिक वो पद पर हैं तो उनको इस बात से परहेज करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी बार बार पूजा पाठ करते हुए नजर आए और यही काम अब बीजेपी के बाकी नेता, बाकी सरकारों में भी सारे लोग यही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, चाहे पूरा मंत्रिपरिषद, अभी हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में किस तरह से पूरी यूपी कैबिनेट पहुंची। उधर मध्य प्रदेश में हमने अभी यही देखा कि मोहन यादव जो हैं वो यही काम कर रहे हैं और सब लोग पूजा पाठ करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने भगवान से देश में अमन चैन की कामना की और ये मांगा कि सबको सुख समृद्धि मिले। तो भगवान से मांगना एक बात है, लेकिन जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो देश में अमन चैन कायम करने के लिए काम करें। लेकिन बीजेपी जो है वो काम नहीं कर रही और मोदी भी ऐसा लग रहा है कि केवल बातें करते जा रहे हैं, वादे करते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। और अब जो वो काम नहीं कर रहे हैं तो देश का जो हाल हो रहा है उसमें खुद मोदी की ही फजीहत सामने मोदी की फजीहत हो रही है। एक नई रिपोर्ट अभी जो आई है उसमें मोदी सरकार की नाकामी का एक बड़ा सच जो है वो सामने आया है। आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, CSSS। इसने एक संस्था ने रिपोर्ट बनाई है आधिपत्य और विध्वंस 2024 और आधिपत्य और विध्वंस 2024 में भारत में सांप्रदायिक दंगों की कहानी, ये इस पूरी रिपोर्ट का नाम है। और इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि सांप्रदायिक दंगे जो है पिछले साल उनमें 59 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 में यानी 2 साल पहले 23 मामले हुए थे दंगों के। एक मतलब आप समझिए कि एक साल में 23 से बढ़कर 59 दंगे हो जाते हैं और ये तब होते हैं जब देश में आम चुनाव होने वाले होते हैं। ये तब का पूरा मतलब पिछले साल का घटनाक्रम है। तो ये 59 दंगे हुए हैं पिछले साल और ये तो वो बातें हैं जो रिपोर्ट मतलब दर्ज हुई हैं और जो नहीं दर्ज हुई हैं ऐसे सांप्रदायिक हिंसा की, तनाव की, न जाने कितनी सारी खबरें हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाती। तो मोदी सरकार की ये जो नई विफलता का एक नया खुलासा इस समय हुआ है, इससे किस तरह से मोदी सरकार के मौजूदा स्वरूप को उसको पड़ सकती है चोट और किस तरह हुई है मोदी की फजीहत, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ये जो नई रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट इसमें इन लोगों ने पिछले साल भारत में अलग अलग जगहों पर जो दंगे हुए
या जो सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई उन सबको इन्होंने तैयार किया है। और खास बात ये है कि ये जो पूरी रिपोर्ट जो बनाई गई है, ये द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, शहाफत और द इंकलाब, ये 5 अखबारों की रिपोर्ट्स पर ही बनाई गई है। क्योंकि इन लोगों ने कहा, मतलब जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इरफान इंजीनियर, नेहा दभाड़े और मिथिला राउत, इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। और इनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआर भी ये भारत में सांप्रदायिक दंगों के व्यापक रिकॉर्ड तो रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने डेटा को नियमित रूप से प्रकाशित करना बंद कर दिया है। ये एक और बड़ा खेल सामने आ रहा है मोदी सरकार का, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सरकार जो है आंकड़ों से बहुत मुंह चुराती है। वो आंकड़े देना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, और अगर उसके पास रहते हैं तो वो उसको छुपाती है किसी भी तरह से। और अगर सामने वाला कोई आंकड़ा पेश करे तो उसको वो खारिज कर देती है। ये चीज हम देखते हैं जो वैश्विक इंडेक्स, तरह तरह के पैमानों पर जो अलग अलग इंडेक्स जो तैयार हुए हैं, उसमें भारत की जो स्थिति गिरी है उसको ये सरकार कभी मानती नहीं है। और अब ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर है इसको भी सरकार देर अबेर नकार ही देगी। लेकिन जो सच सामने आया है, इसमें बताया गया है कि 2024 में 59 दंगों के मामले दर्ज हुए हैं और इनमें 13 मौतें हुई हैं, जिसमें 10 मुस्लिम हैं और 3 हिंदू हैं। और इनमें भी इन 59 जो दंगे हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुए 12 और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में 7-7। और आप गौर कीजिए तो बिहार में पिछले 1 साल से एनडीए की सरकार बनी, महाराष्ट्र में भी एनडीए है और उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ है ही। तो ये जो पूरा सच सामने आया है, अमलिंदु जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी की वो बात जो वो कहते हैं कि पूरे देश में आपने केरोसिन छिड़क दिया है, क्या वो सही साबित हुई नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए समिता जी, राहुल गांधी की बात भी सच होती नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी का आह्वान और नरेंद्र मोदी के वायदे वो गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा समिता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और 15 अगस्त की को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री के तौर पे अपना पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने देश से आह्वान किया था कि 10 साल के लिए आप सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक वैमनस्य और ये सब छोड़ दीजिए और सिर्फ देश के विकास के लिए काम कीजिए। 10 साल के लिए इसमें ऐसा कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से आह्वान था 15 अगस्त 2014 को, जो उनका पहला प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि उनके भाषण देने के तुरंत बाद ही उनके लोगों की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजियाँ शुरू हो गई। कोई गांधी को, कोई गोडसे की पूजा की बात कर रहा था, कोई गाय काटने की बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था, और ये सारी चीज़ें एकदम से शुरू हो गई। और जो कहा गया कि साहब वो फ्रिंज एलिमेंट्स जो थे, जिनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहा गया, वो सब जो थे वो सिर उठाने लगे। आखिर फ्रिंज एलिमेंट्स में ताकत कहाँ से आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अगर बन गए हैं तो फ्रिंज एलिमेंट्स अपना सिर उठा सकें और मुख्य धारा की राजनीति जो है उसके ऊपर फ्रिंज एलिमेंट्स हावी हो सके। जाहिर सी बात है कि उनको ये शक्ति वहीं से मिली जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और ये जो रिपोर्ट्स आई है CSSS की, ये रिपोर्ट भी समिति यही बताती है कि 59 में से 49 दंगे उन राज्यों में हुए जहाँ भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार में है या गठबंधन में वो सरकार में शामिल है। यानी कि जहां भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहा जाए कि कब्जा है वहां की प्रशासन पे, वहां से ये जो है ये खबरें आई सबसे ज़्यादा दंगों की, 59 में से 49, जिनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अब मुख्यमंत्री हैं, पहले उप मुख्यमंत्री थे। गृह मंत्रालय तब भी उनके पास था, आज भी गृह मंत्रालय उनके पास है। उसके बाद बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, हालांकि गृह विभाग वहां नीतीश कुमार के पास है, लेकिन सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ छप्पर फाड़ बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा दंगे हुए। मज़े की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली में जब थे तो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उन्होंने दंगे रोक दिए हैं, ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। दूसरी बात समिता जी की, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे त्यौहार हैं उनका सांप्रदायिकरण किया है और हमारे त्योहारों को एक सांप्रदायिक हिंसा का टूल बना दिया है। ये भी ये रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश दंगे, जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए वो 9 फरवरी 2024 को हुए और उस दिन सरस्वती पूजन किया था या सरस्वती विसर्जन किया था, वो त्यौहार था। सबसे ज़्यादा दंगे उसमें हुए और उसमें भी सबसे ज़्यादा दंगे वो बिहार में हुए।
दूसरी बात यह कि किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए वो चुनावों के आसपास हुए, खासतौर से लोकसभा का चुनाव था उससे पहले ये दंगे हुए, तो ये रिपोर्ट ये भी बताती है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था और उसकी भी पोल खुलती है, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था उसकी भी ये रिपोर्ट पोल खोलती है। और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी ने घर में बैठ के मनगढ़ंत बना ली हो। जो देश के समझे जाते हैं कि बड़े अखबार हैं जो पूरे देश भर में रिपोर्ट्स को प्रकाशित करते हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पे ये शोध पत्र जो है वो जारी किया गया है। और ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का काम जो है वो हुआ है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए और फ्रिंज एलिमेंट्स जो कहे जाते हैं उनको ताकत इस बात से मिली कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, आपने जिस भाषण का जिक्र किया उसका कुछ हिस्सा हम बता देते हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था और उसमें उन्होंने देश के विकास की बहुत सारी बातें की थी। अभी उन्होंने जो 2014 में जो उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं, देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी संप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़कर देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया सिवाय भारत माँ के अंगों पर दाग लगाने के। हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों का आह्वान करता हूं कि जातिवाद का जहर हो, सांप्रदायवाद का जहर हो, आतंकवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव है, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। तो फिर उन्होंने ये बताते हुए लोगों से उसके बाद अपील की कि आप 10 सालों के लिए ये सब करना छोड़ दीजिए। और अमरिंदर जी, मजेदार बात ये है, मजेदार भी क्या कहें, विडंबना ये है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभाले थे, उनके ऊपर गुजरात दंगों का एक उसकी पृष्ठभूमि से ही वो आए और उसको उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की कि उनके कारण कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो क्रिया की प्रतिक्रिया बोलिए या चाहे जैसा हुआ वो अपने आप ही सब हुआ। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी उन्होंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये था। और अब वो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तब वो इस पर उपदेश दे देते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता मार काट करके, बहुत मार लिया, बहुत काट लिया, लेकिन अब ये चीजें बंद होनी चाहिए। और दूसरी विडंबना ये कि 10 साल पहले गई जो बातें 2024 में आकर हम देख रहे हैं कि वो चीजें और बढ़ती जा रही हैं। और फिर राहुल गांधी याद आते हैं जो लगातार ये बोल रहे हैं कि आपने मोदी जी नफरत का बाजार पूरी दुनिया देश में खड़ा कर दिया है। जब कैम्ब्रिज में उन्होंने ये बात बोली तब उन पर बहुत तंज कसे गए, लेकिन संसद में भी राहुल गांधी ने इसी बात को बोला और उन्होंने तब मणिपुर का जिक्र भी किया था और बाकी खास तौर पे मणिपुर का जिक्र था। लेकिन उनका वो भाषण जो था बहुत ही नाराजगी से भरा था। इधर नरेंद्र मोदी भारत माँ के अंगों पर दाग लगने की बात कर रहे थे और राहुल गांधी ने संसद में यह दावा किया था कि आपने भारत माँ की हत्या की है, आपने मेरी माँ की हत्या की है। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, उस भाषण को सुनते हैं। काफी नाराज होकर राहुल गांधी ने वो भाषण दिया था। हालांकि उसके बहुत सारे हिस्से जैसा कि होता है काट दिए गए, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर वो सब मौजूद था। तो सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था, कैसे उन्होंने बताया था कि आपने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। सुनते हैं राहुल गांधी को। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? इसकी आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ
और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। अमरेंद्र जी, राहुल गांधी का ये भाषण काफी विवादों में आया था। 2023 में उन्होंने संसद में ये भाषण दिया था और तब बीजेपी ने आदतन उनकी आलोचना की थी क्योंकि उनको राहुल गांधी की एक भी बात जो है वो सही नहीं लगती। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है इसमें जो चीजें बताई गई हैं और रिपोर्ट में जो आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि जब जो दंगे बढ़े हैं पिछले साल, उनमें खास तौर पर अप्रैल मई में जब ये आम चुनाव का माहौल था तब, और उसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में। और हमने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए, झारखंड का उदाहरण जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन पर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला इल्जाम लगाकर और किस तरह से पूरा एक वो सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने की कोशिश की। पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी बार बार किसी भी तरह मंगलसूत्र, मटन, मछली ये सब लेकर आते रहे और बताते रहे कि ये कैसा। और उन्होंने तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण को भी एक उसको झूठे तरीके से पेश किया कि वो ये कह रहे हैं कि सारे संसाधन मुसलमानों को जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपका हक जो है वो ले लेते हैं जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी लगातार जो बातें उन्होंने 2014 में अपने भाषण में लाल किले पर खड़े होकर कही, और लाल किले पर खड़े होकर भाषण देना एक उसका ऐतिहासिक महत्व होता है। वो एक वैसे संविधान जैसे हमारे लिए पवित्र किताब है, वैसे एक वो पवित्र जगह है, वहां पर आप देश की पूरी नीति निर्धारित करते हैं। उस जगह पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने क्या झूठ बोला था, या अब वो तब अगर उनके मन में कोई रही बात वैसी रही होगी कि नहीं चलो मुझे देश को वाकई अच्छे उससे ले जाना है, लेकिन क्या बीजेपी और संघ जो है वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं इस नफरती हिंसा को, जिसके बारे में राहुल गांधी ने संसद में अभी भी कहा था इन चुनाव के तुरंत बाद भी, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन अभी जो मोदी का जो ये जो झूठ है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, ये जो मोदी जी का झूठ जो खुलकर आया था बार बार सामने, और एक बार फिर जो है ये सामने आ गया है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से फजीहत कराई है अपनी भी और देश की भी। और अपनी फजीहत तो खैर वो कराते रहते हैं, तो अपनी कराएं कोई दिक्कत नहीं है, वो रोज़ फजीहत कराएं अपनी। ये तो अमित शाह बता चुके हैं देश को कि मोदी जो कहते हैं वो जुमले होते हैं, तो जुमले होते हैं, तो ये अमित शाह बता ही चुके हैं मोदी जी के बारे में। बधाई के पात्र हैं अमित शाह इस बात के लिए कि उन्होंने देश को ये सच बताया। लेकिन सवाल ये समिता जी कि अगर मोदी जी के चाहने से या मोदी जी के कहने से अगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, या मोदी जी इसके तरफ आंखें बंद किए बैठे हैं, तो फिर आखिर आप प्रधानमंत्री क्यों बने बैठे हैं? आपसे अगर नहीं हो सकता तो उतर जाइए भाई, किसी दूसरे को दे दीजिए जो ठीक से कर सके। महत्वपूर्ण बात यहाँ समिता जी ये है कि जो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के कई ऐसे भाषण हैं। दलितों के विषय में भी नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि भाई मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। लेकिन क्या हुआ, शायद मुझे ध्यान पड़ता वो ऊना में जो दलितों पे अत्याचार हुआ था उसके बाद नरेंद्र मोदी का भाषण था, विस्मृत हो रहा है, लेकिन वो शायद मुझे ध्यान पड़ता था यही बात है। लेकिन क्या उससे रुक गया दलितों पे अत्याचार? या रोहित वेमुला की उसके बाद कहा था कुछ हुआ था इस तरीके से। हम देख रहे हैं कि अभी भी खबरें आती हैं कि साहब वो दलितों मतलब पुलिस में है दलित कोई, और उसकी अगर शादी हो रही है तो पुलिस को 200 जवान लगाने पड़ते हैं कि आप वो घोड़ी पर चढ़ के शादी कर ले। ये स्थिति आज है। तो राहुल गांधी ने कुछ कहा तो क्या गलत कहा राहुल गांधी? मणिपुर को लेकर जिस तरीके सवाल आ रहे हैं, तो अभी भी जो रिपोर्ट्स मणिपुर को लेकर आ रही हैं और लगातार आ रही हैं, नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी मणिपुर? आप चले जाते हैं अमेरिका, आपको अमेरिका घूमने का समय है, आपको दूसरे जगह घूमने का समय है, आप तमाम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन मेघालय में अगर चुनाव होता है तो आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि मेघालय में अगर आप चले जाएंगे तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा मणिपुर को लेकर, तो आप वहाँ नहीं जाते। तो ये सवाल जो नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, तो ये एक बार साबित होता है कि जो फिर फजीहत जो है वो एक तरीके से कराई गई है। अब इसी तरीके से गौ रक्षकों को गुंडा बता दिया था नरेंद्र मोदी ने कि ये गौ रक्षक नहीं, ये गुंडे हैं। लेकिन ये बताती है रिपोर्ट समिता जी की मॉब लिंचिंग की जो अधिकांश घटनाएं हैं वो गौ रक्षकों ने की है जी, तथाकथित जो गौ रक्षक हैं, ये रिपोर्ट ये भी बताती है। तो यानी नरेंद्र मोदी किस तरीके से गलत साबित हो रहे हैं, और ये रिपोर्ट साबित कर रही है, तो उस पर नरेंद्र मोदी कभी कोई आत्मचिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे?
भाई आपको ठीक है राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए। आप नरेंद्र मोदी का खड़े होकर खुद कहते हैं कि साहब मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। अगर वो कपड़ों से पहचान लेते हैं सुमित्रा जी नरेंद्र मोदी, तो फिर अगर दूसरे लोग पहचान रहे हैं लोगों को कपड़ों से, तो इसमें फिर दूसरों का क्या दोष है? नजीर तो आप पेश कर रहे हैं, सिद्धांत तो आप तैयार कर रहे हैं कपड़ों से पहचानने का। तो आपके सिद्धांत जो आपने तैयार किए, तो आपके सिद्धांत कुछ है जो आप तैयार करते हैं और लाल किले की प्राचीर से आप अनुरोध कुछ करते हैं, अनुनय विनय कुछ करते हैं, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र एक तरह से जाहिर होता है कि आप लाल किले की प्राचीर से बात करते हैं कि 10 साल के लिए सांप्रदायिक हिंसा छोड़ दीजिए, देश के विकास के लिए काम कीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो जब आप कपड़ों से पहचान लेते हैं तो आपके अनुयायी जो है कपड़ों से पहचान रहे हैं। अब इसी तरीके से सुमित्रा जी, अगर कोई रेलवे में ज़्यादा है सिपाही और वो 3 लोगों की जान ले लेता है कपड़े से पहचान कर, और फिर बताता है कि वो तो आपको फॉलो करता है, आपका प्रशंसक है, और फिर उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है कि वो तो मानसिक रूप से रोगी है, तो मुझे नहीं मालूम है कि उस घटना को उसमें शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है कि जो उसने सिपाही ने जो आरपीएफ का था उसने 3 लोगों की जान ले ली, मोदी जी को, योगी जी का अपने को अनुयायी बता करके। रिपोर्ट जब पूरी पढ़ेंगे तो हम उसमें आएगा एक एक घटनाओं का, हालांकि उसमें जिक्र किया गया है, तो पूरी रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, बड़ी रिपोर्ट है वो, तो उसमें आएगा सामने। तो इस तरीके की घटनाएं जब हो रही है सुमित्रा जी, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं जी। तो अब ये मोदी जी के आत्मचिंतन का विषय है कि आप जो लाल किले की प्राचीर से आह्वान करते हैं उसको कोई नहीं सुनता है, लेकिन आप जब कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान लेते हैं तो उससे लोग प्रेरणा लेकर जो है जान भी ले रहे हैं। तो ये मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि आपकी कौन सी बात आपका अनुयायी समझ रहा है और किस पर वो विचार कर रहा है। दूसरी बात सुमित्रा जी, आप बताएंगे इस रिपोर्ट में और क्या क्या है आगे। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें ये आई है कि 2024 से पहले जो घटनाएं होती थी सांप्रदायिक हिंसा की, वो गांव में नहीं होती थी, शहरों तक सीमित थी जी। और अब ये गांव में पहुंच गई हैं। और जो अभी जो आया था वो जो एक मिश्रा जी जो थे वो किसी की छत पे चढ़ गए थे, उसके बाद किस तरीके से बहराइच का मसला जो था, बहराइच का, वहाँ किस तरीके से ये सांप्रदायिक हिंसा गांव तक फैली, ये देखने में आया। तो यानी अब आपने इसका सांप्रदायिक हिंसा का विस्तार कर दिया है और जो गांव इससे अछूते थे, अब वो गांव जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मोदी जी तो महान है फिर। ये रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है सुमित्रा जी। जी, और ये जो बात आप जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में रिपोर्ट बता रही है कि सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। 1 दशक पहले तक, यानी मोदी के शासन में आने के पहले तक ज्यादातर दंगे जो होते थे वो शहरी इलाकों में होते थे, और पिछले कुछ सालों में और खास करके 2024 में ये जो सांप्रदायिक दंगे ये गांव और कस्बों तक भी फैल गए हैं। और इधर अमलेंदु जी रिपोर्ट ये भी बताती है, मतलब ये तो एक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित रिपोर्ट है, जो दूसरे बेरोजगारी वगैरह के जो आंकड़े आते हैं उसमें ये पता चलता है कि गाँव में किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे कुटीर उद्योग जो नष्ट हो रहे हैं, हमारी खेती तबाह हो रही है। और जितने भी, चाहे मछुआरों की बात करें, चाहे चरवाहों की बात करें, हर तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, बुनकरों की हालत खराब है। तो क्या आप इसमें कोई तारतम्य, कोई संबंध देख रहे हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, वहां पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से दंगों की चपेट में हमारे गांव आते जा रहे हैं, या वहां पर ये सांप्रदायिक नफरत की प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है, तो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे के, क्योंकि हमने ये देखा है कि कांवड़ यात्रा करना हो, चाहे धार्मिक जुलूस निकालना हो, चाहे कोई और किस्म का उपद्रव करना हो, तो युवकों को खासतौर पर ले आया जाता है और उनके हाथ में पत्थर पकड़ाएं, चाहे हथियार पकड़ा दे और या नारे पकड़ा दे, उनसे लगवाएं, या उनके हाथों में भगवा झंडे पकड़ा दें और उनसे फिर ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। क्या ये सारा कुछ एक दूसरे से मिला हुआ नहीं लग रहा है कि एक तरफ आप लोगों को पढ़ाई से वंचित करो, उनको रोजगार से वंचित करो और उनको फिर इस तरह के कामों में लगाओ ताकि आपका राजनीतिक मकसद सधे? क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सुमित्रा जी, और ये लगातार सवाल उठते रहते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर ही सवाल नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल उठते रहते हैं कि किस तरीके से असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा के खेल खेले जाते हैं और उसका चुनाव में फ़ायदा हो और जनता जो है वो अपने सवाल ना पूछे, इसके लिए सांप्रदायिक हिंसा की तरफ उकसाया जाता है। ये रिपोर्ट भी सुमित्रा जी ये साफ इशारा करती है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव थे उन चुनावों से पहले सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले ज़बरदस्त तरीके से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। ये साफ तौर से इशारा करता है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा सुमित्रा जी यही है कि इसका चुनाव से कोई ना कुछ लेना है। हम लोगों ने देखा सुमित्रा जी कि वो संभल का भी मसला चल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव था, संभल एकदम से सामने आ जाता है।
हरियाणा में चुनाव होता है, कोई हिमाचल प्रदेश की मस्जिद का मसला सामने आ जाता है, तो उधर वो बहराइच सामने आ जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं, यानी अब देखिए पहले क्या होता था कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती थी, लेकिन अब चूंकि मीडिया का विस्तार हुआ है, मीडिया घर घर तक पहुँचा है और तुरंत खबरें पहुँचती हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव है वहीं हो, किसी दूसरे राज्य में उसको किया जाता है, उसका फ़ायदा जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ लेने की कोशिश की जाती है। हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में, चाहे वो झारखंड के चुनाव में, लगातार इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई। चुनाव झारखंड में हो रहा था और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बिहार में हो रही थी, लगा हुआ राज्य है, उसके पीछे लेने की उस प्रयास किया जा रहा था। तो यानी इसका मतलब समिता जी, जो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की आपने जो जिक्र किया, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और ग्रामीण नागरिकों की क्रय शक्ति में ज़बरदस्त तरीके से ह्रास हुआ है, यानी उनकी खरीदने की क्षमता ज़बरदस्त तरीके से कम हुई है और महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा हो गई है। ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी। अब इसका सीधा सीधा संबंध समिता जी दिखाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने का और इस ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का क्या संबंध है। अगर हम ये जोड़ेंगे तो साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि महंगाई से ये रिश्ता सांप्रदायिक हिंसा का जुड़ता है। ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा फैली है, अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद 10 वर्षों में बढ़ा है, तो समिता जी वो रिपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई शहरी क्षेत्रों से बढ़ रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा का विस्तार हो रहा है और ये नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हो रहा है। और ये सिर्फ समिता जी यही नहीं है, अगर हम इसको अगर जोड़ें, हम सांप्रदायिक हिंसा को अगर हम शेयर मार्केट से जोड़ें, शेयर बाजार से, तो यहाँ भी हमको देखने को मिलता है कि अगर सांप्रदायिक हिंसा का विस्तार होता है तो हमारा शेयर बाजार भी धड़ाम होता है। और ये बात नरेंद्र मोदी को समझनी पड़ेगी। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालता है तो उसका भी सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ाव इसलिए होता है कि उसको लगता है कि यहाँ तो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, विदेशी निवेशक अपना पैसा लेकर बाहर चला जाता है। तो अब ये नरेंद्र मोदी को सोचना है कि आपके अनुयायी जो कर रहे हैं वो क्या देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी को अपने अनुयायियों को समझाना पड़ेगा कि आपने जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को जो आपने अनुरोध किया था, आपके अनुयायियों को उस पर अमल करना है। आपने जो कपड़ों से पहचानने की बात की थी, उस पर किसी को अमल नहीं करना है। लेकिन ये संदेश देंगे मोदी जी, हमारे देने से काम नहीं चलेगा समिता जी। और ऐसा लग नहीं रहा कि मोदी देंगे, क्योंकि अभी संसद में राहुल गांधी ने जब जुलाई में उन्होंने 1 जुलाई को जो सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने ये बताया, शिव जी की तस्वीर दिखाई, उन्होंने गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई, ईसा मसीह की, और ये सब बताया कि देखिए ये सारे लोग अभय मुद्रा वाले और ये सब जो है ये डरो मत का नारा दे रहे हैं और हिंदू ही, मतलब उन्होंने ये कहा था कि आप हिंदू नहीं हो। आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने ये बताया था कि आप सारे हिंदू धर्म के हिसाब, मतलब आप अपने हिसाब से सारे हिंदू धर्म को नहीं चला सकते और आप जबरदस्ती हिंसा फैलाते हो। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, तो उसमें खूब हंगामा हुआ था और उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुद पड़ा था कि आप इनको रोकिए। वो दृश्य सभी जानते हैं। पर सुन लेते राहुल गांधी का वो जो जुलाई 2024 का भाषण है, उसके 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को सुनते हैं तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से तब भी नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था। अभी ये जो नई रिपोर्ट आई है ये भी नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रही है, लेकिन मोदी जो है वो केवल आईना वो देख ही नहीं रहे, वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था संसद में। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।
अमरिंदर जी, तब भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उठना पड़ा और अपना बचाव की गुहार जो है वो तुरंत ओम बिरला से लगानी पड़ी। और ओम बिरला जो है वो दिख रहे हैं कि वो भी काफी परेशान हो गए थे राहुल गांधी के इस भाषण से, क्योंकि ये नया नया वक्त था, तभी जून में परिणाम आए थे और ये दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। संविधान और लोकतंत्र का जो खतरा राहुल गांधी ने बताया था कि बीजेपी से है और उसका असर दिखा और 240 पर आ गई बीजेपी। और यहाँ तक कि अयोध्या में भी मतलब वो जो सीट है वो हार गई बीजेपी, तो बहुत उसको एक तरीके से उसके लिए ये बड़ा सेटबैक था। उसको उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी हमको वहां पर जीत नहीं मिलेगी। और इसमें यहाँ पर नरेंद्र मोदी परेशान नजर आए और राहुल गांधी ने जब ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस और ये पूरे समय आप नफरत 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 ये आप फैलाते हैं, ये बातें की, तो उन्होंने इस बात को पूरा इस तरह से कह दिया नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही कि आप हिंदू समाज को पूरा हिंसक बोल रहे हैं। और तब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि आप हिंदू समाज नहीं हो, आपके लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। क्या अब राहुल गांधी ने जो बातें कही और मोदी ने तब जिस तरह से बचाव किया और 2014 में जो मोदी बोल रहे थे, या झारखंड में जो मोदी ने बोला कपड़ों से पहचानने वाली बात, या उत्तर प्रदेश में जो श्मशान और कब्रिस्तान की बात मोदी कर रहे हैं, ये अलग अलग मोदी के रूप जो हैं, मतलब नॉन बायोलॉजिकल तो वो थे ही, अब ऐसा क्या लग रहा है कि वो बहुत अलग अलग अवतारों में भी अब दिखने लगे हैं, जहां जाते हैं अलग रूप दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे हम? बिल्कुल समिता जी, मोदी जी हैं तो उनके अनेक रूप सामने आ सकते हैं और वो तो बता चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल भी हैं, फिर बता दिया उन्होंने वो मनुष्य भी हैं। और नॉन बायोलॉजिकल से उनका पहले अवतार होता है देवता के रूप में, फिर अवतार हो जाता है मनुष्य के रूप में। तो अवतारी पुरुष हैं तो जगह जगह अवतार लेते रहते हैं। हम लोगों के अवतारों की भी तो बहुत बड़ी वो है हमारे माइथोलॉजी में कि तरह तरह के मतलब कई किस्म कई अवतार हैं। तो मोदी जी के भी कई अवतार हैं। मोदी जी का कहीं अवतार जो कपड़ों से पहचानने का है, कहीं सबका साथ सबका विकास का है, कहीं मदर ऑफ डेमोक्रेसी का है, कहीं नॉन बायोलॉजिकल का है। तो मोदी जी के तमाम रूप हैं। लेकिन इससे कुल मिलाकर समिता जी, आज मतलब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो इतिहास में जब लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके के प्रधानमंत्री थे, तो क्या लिखा जाएगा उनके बारे विषय में? हिंदू हृदय सम्राट थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी दंगा हृदय सम्राट थे। नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष थे। नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचान लेते थे। नरेंद्र मोदी जो है वो विकास पुरुष थे। क्या लिखा जाएगा आखिर नरेंद्र मोदी को? तो नरेंद्र मोदी खुद तो तय करें कि उन्हें क्या लिखा जाएगा। भाई ठीक है, अभी आप रोज़ जो है अपना जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है उसके लिए आप रोज़ अपने नए अवतार गढ़ते हैं, लेकिन ये एक दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं आपके। तो कुल मिलाकर इससे नुकसान नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो हालांकि हम लोग उनके शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं कि जब भी इतिहास लिखा जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम ठीक ठाक लिखा जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इतिहास ठीक ठाक लिखेगा नरेंद्र मोदी का नाम, क्योंकि आप खुद ही जो इस तरीके के काम कर रहे हैं कि आपका इतिहास ठीक से नहीं लिखा जाए। तो ये उनका अपना चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन समिता जी, नरेंद्र मोदी का इतिहास क्या लिखा है वो अलग का मसला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की छवि इस तरीके से ख़राब हो रही है और भारत का सांप्रदायिक वातावरण जो है और यहाँ की आपसी सद्भाव जो है अगर वो नष्ट हो रहा है, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी को पाप लगेगा। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूँगा कि नरेंद्र मोदी को पाप लगेगा। कम से कम आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के साथ आप न्याय कीजिए और आप अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका सही तरीके से निर्वाह कीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर है, इस देश के लिए भी बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और सिर्फ स्वयंसेवक बने रहते हैं तो आप आरएसएस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप अच्छे स्वयंसेवक हो सकते हैं, लेकिन इस राष्ट्र के लिए आप एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर याद नहीं किए जाएंगे, इतना निश्चित है सर। जी, ये रिपोर्ट जो है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार अपने अलग अलग बातों पर जो भी उन्होंने जितने भी दावे किए, जितनी बातें की, वो सब गलत साबित हो रही हैं या नरेंद्र मोदी अपने ही बातों को झुटला रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है उसका एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ये दिख रहा है कि 2024 जब 10 साल हो चुके थे नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने हुए, तब सबसे ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और देश का माहौल जो है खराब है। और इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। हमारा मीडिया जिस तरीके से भूमिका निभा रहा है, हमारी अदालतें जिस तरह से भूमिका निभा रही हैं, और पुलिस प्रशासन, सारे लोग, क्योंकि अभी हमने यूपी में देखा कि जो पुलिस अधिकारी जो है वो भी डुबकी लगा रहे हैं और वो कामना कर रहे हैं कि माँ गंगा सबका भला करें। तो वो तो अपने धर्म की बात अलग है और आपका निजी आस्था का मामला है, आप बेशक डुबकी लगाइए, लेकिन
आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको पूरा करेंगे तभी सबका भला होगा। ये इतनी सी बात जो है इसको समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज उन्होंने एनसीसी के कैडेट से कुछ बातें कही और उसमें उन्होंने सफलता और विफलता को लेकर एक नया ज्ञान दिया है। वो बाइट अगर हमारे पास है तो वो सुन लेते हैं ताकि ये हम समझ सके कि जो बात नरेंद्र मोदी दूसरों को कहते हैं, जो ज्ञान दूसरों को देते हैं, वो खुद उस पर अमल कभी करेंगे या नहीं करेंगे। सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी का वो भाषण का थोड़ा सा हिस्सा, बातचीत का। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। yes, लेकिन जो विफलता से सीखते हैं वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर मेरा आपसे क्या कहेंगे अमलेंदु जी? मतलब पहले वो बोल रहे हैं कि विफलता को तो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। मतलब हम ये मान लें कि मोदी जो अभी तक बोलते आए हैं कि नहीं देश में कहीं कुछ गलत नहीं है, चाइना से कहीं कोई नहीं घुसा और हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं, आज देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, मतलब उनकी विफलता की वो कोई भी बात स्वीकार नहीं करते। यही बात अब वो नई पीढ़ी को भी बता रहे हैं। फिर वो ये बोल रहे हैं कि विफलता को आप समझ लो, उससे सबक ले लो तो आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। क्या कहेंगे? ये जो ज्ञान दे रहे हैं खुद कभी इस पर अमल करेंगे नरेंद्र मोदी? अगर आज भी वो ये मान लें कि उनके रहते दंगे बढ़े, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ी है, अगर वो इस गलती को मान ले तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि देश में थोड़ा बहुत माहौल जो है सुधरेगा? समिता जी, कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उसका अगर कोई जीता जागता उदाहरण देना हो तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। इससे बेहतर और मुझे लगता है कि कोई जीता जागता उदाहरण पर उपदेश कुशल बहु तेरे का नहीं होगा, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना मोदी जी बहुत अच्छे से करते हैं, तो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। अब चूँकि नरेंद्र मोदी जी इत्तफाक से कहिए, चाहे उनकी कुंडली कहिए, जो भी समझा जाए, चाहे इस देश का सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी समझ लीजिए वो कहिए, नरेंद्र मोदी पिछले लगभग 11 वर्षों हो जाएंगे वो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया की सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये देश का दुर्भाग्य सौभाग्य, नरेंद्र मोदी का सौभाग्य हो, जो जिसको जिस संदर्भ में लेना हो वो संदर्भ में ले ले, वो है। तो नरेंद्र मोदी जी ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो सुबह से शाम तक ज्ञान बांटने का ही काम करते हैं। अगर इसका 100वां हिस्सा भी देश के काम में लगा देते कि देश का काम भी करना है ज्ञान बांटने की बजाय, तो किसी को नरेंद्र मोदी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इस बच्ची को भी ये नरेंद्र मोदी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सफलता क्या है और सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए। तो इस देश का ये दुर्भाग्य है कि बच्चों को प्रधानमंत्री से ये पूछना पड़ रहा है कि सफलता क्या है और विफलता का पैमाना क्या है। ये इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य जो है वो और कुछ नहीं हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री से किसी बच्चे को पूछना पड़े। जब बच्चों का समय जो है क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए, उनको एक ऐसे राजनेता से ये पूछना पड़ रहा है जिसकी डिग्री के ऊपर तमाम सवाल उठते रहते हैं। तो ये मतलब देश के जो दुर्भाग्य है उनमें एक दुर्भाग्य ये भी है समिता जी। हालांकि वो हमें नहीं पता कि वो डिग्री असली है कि नकली है, हम उस विवाद में जाना भी नहीं चाहते और हमारा कोई आरोप भी नहीं है कि वो डिग्री असली है कि नकली है, लेकिन तमाम राजनीतिक लोग जो उस डिग्री को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। बहरहाल वो एक अलग का मसला है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सही बोल रहे हैं और सही शिक्षा दे रहे हैं इस बच्ची को, तो प्रधानमंत्री को फिर ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स के आने से पहले ही उन पर खुद जो था वो विचार करना चाहिए था। ये रिपोर्ट्स ये भी कहती है समित्रा जी कि एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो डाटा इकट्ठा तो करता है लेकिन उसने डाटा देना बंद कर दिया है। तो कम से कम वो डाटा अगर नहीं देता है एनसीआरबी, वो डाटा प्रधानमंत्री के पास तो पहुँचता ही होगा। और प्रधानमंत्री के पास एक जाहिर बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतनी टीम होगी कि वो डाटा को एनालाइज करके बताए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री को उसकी सूचना निश्चित तौर पर मिलती रहती होगी। तो उस डाटा का कम से कम प्रधानमंत्री खुद ही अवलोकन कर ले, उसको समझ ले कि कहाँ क्या चल रहा है, तो उसको ठीक करने की तरफ काम करें। ना आप देश के सामने डाटा आने दीजिए, लेकिन वो डाटा आपके सामने तो कम से कम है, तो आप तो उसका अध्ययन कर सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा किस तरीके से बढ़ रही है और आपके प्रधानमंत्री रहती हुए बढ़ रही है।
इस पे कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विचार कर सकते हैं, लेकिन करना शायद नहीं चाहते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे दुनिया को बताना चाहते हैं कि सफलता और असफलता क्या है। सर्वमित्रा जी और वो सत्ता के शिखर पर तो बैठे ही हुए हैं, तो जाहिर है उन्होंने अपनी जिसको भी वो विफलता मान रहे होंगे, या विफलता ये कि वो किस तरह से मतलब देश के लिए तो काम नहीं करना, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हुए वो सत्ता के शिखर पर बने रहे, ये बात प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सुनिश्चित कर ली है। और इधर हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका से भी जो एक उम्मीद हालांकि बंधी हुई है, क्योंकि आखिर में आदमी को इंसाफ की उम्मीद जो है वो न्यायपालिका से ही रहती है, लेकिन वहां भी जो हम देख रहे हैं कि बहुत हालात बहुत अच्छे नहीं है। अभी जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के जो जिस तरह से बयान दिया था उस पर सवाल उठे, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने उस बयान पर कायम हूं, यानी उसको उस बात का कोई अफसोस नहीं है उनको। इसी तरह जब दिल्ली में दंगे हुए थे और उस पर वृंदा करात ने प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो याचिका लगाई थी और निचली अदालत ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जब वो हाईकोर्ट पहुंची, तो वहां पर उनको ये कहा गया कि अगर कोई बात मुस्कुराते हुए कही जाए तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई बात आपत्तिजनक तरीके से कही जाए तो वो अपराध हो सकता है। और उन्होंने जज महोदय ने यह भी कहा था कि चुनाव के समय दिया गया भाषण सामान्य समय में दिए गए भाषण से भिन्न होता है, और कभी कभी बिना किसी इरादे के सिर्फ माहौल बनाने के लिए बातें कही जाती हैं। तो अब ये बातें अदालतों से भी अगर आ रही हैं कि माहौल बनाने के लिए चुनाव में बातें ऐसी कही जाती हैं, भले फिर उस माहौल में किसी का नुकसान हो, किसी की जान पर बनाए या सांप्रदायिक माहौल खराब हो, इससे कोई फर्क शायद अब अदालतों को भी नहीं पड़ रहा, सरकार को तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन देश में अभी राहुल गांधी जैसे लोग हैं, विपक्ष अभी मजबूत है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। और ऐसी ही एक संस्था की रिपोर्ट जो है जिस पर आज हमने चर्चा की और एक ये नया सच सामने आया है। अब देखना है कि मोदी इस सच को मानते हैं या फिर सच से मुंह चुराते हैं। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।